आज के शो में बांग्लादेश वाला मॉडल अपनाकर अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश बेनकाब, मुल्क में इंतशार को हवा देने वाली पार्टी खुद अंदरूनी इंतशार और खलफशार का शिकार, क्या पीटीआई का बांग्लादेश में चलाई तहरीक दोहराने का इरादा? साइफर से शुरू झूठ कॉलेज की बच्ची के साथ फर्जी ज्यादती के झूठे स्कैंडल तक आ पहुंचा पीटीआई ने अपने मंसूबों के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया, मरियम नवाज का इल्जाम। रेप की जाली खबर की साजिश खैबर पख्तूनख्वा और बैरून मुल्क में हुई, मरियम नवाज का इल्जाम। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, हमने देखा कि जो सूरत हाल एहतजाज की हुई उसका मवाजना हुकूमती ज़राए की तरफ से, हुकूमत की तरफ से किया गया। बांग्लादेश जैसी सूरत हाल से कहा गया कि तलबा के इस एहतजाज को रंग देकर शायद एक कोई ऐसी सियासी तहरीक जो कि बांग्लादेश में हुई और उसके बाद वहाँ की हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ किया गया, ये शायद यहाँ पर भी हो सकता है या फिर ये करने की साजिश की जा रही है। और एक फ़र्जी स्कैंडल, एक फ़र्जी कहानी की बुनियाद पर ये सब कुछ मनगढ़ंत डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, उस पर यह मामला आगे बढ़ रहा है। इस पर हमने देखा कि कल भी कुछ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ और कुछ यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर के ख़िलाफ़ भी FIRs हुई और उन पर मुकदमात का इंदराज हुआ, जिनकी तादाद 35 से ज़्यादा बताई जाती है। इसके अलावा डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वाली जो तमाम क़ुव्वतें हैं उनके ख़िलाफ़ भी हुकूमत कह रही है कि वो पूरे अज़म के साथ इस गठजोड़ को बेनकाब करेगी और इनके ख़िलाफ़ मरबूत इफ़ेक्टिव कार्रवाई करेगी। उज़्ज़ा बुखारी साहबा ने जहाँ खुलकर बोला कि बांग्लादेश मॉडल को किस तरह पाकिस्तान में रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है, पहले आपको जरा सुनाते हैं, फिर आज उन्होंने ट्वीट में कुछ शवाहिद भी पेश किए। पहले आपको दिखाते हैं कि उन्होंने कहा क्या। कोई भी सबूत अगर किसी का इस वाक़े के हवाले से है, कल भी परसों भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा, रोज हम गुजारिश कर रहे हैं, कोई किसी के पास सबूत है हम बिल्कुल उसको देखने के लिए तैयार हैं। बट अगर वाक़या नहीं हुआ तो उस वाक़े को बुनियाद बनाकर बांग्लादेश को मॉडल को जो है वो पाकिस्तान में नाफिज करके पाकिस्तान में आग लगाने की और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसको ख़राब करने की जो कोशिश है उसकी इजाज़त कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। और आज इन्होंने एक ट्वीट भी किया। इस ट्वीट में उन्होंने एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप का शेयर किया है, लेकिन इस ट्वीट के ऊपर जो उन्होंने कैप्शन लिखा है कि उसमें कहा है, जी चलो भाई शुरू हो जाओ, आम बच्चों को बाहर बैठकर फसाद के काम पर लगाओ, स्टूडेंट्स को आगे लगाओ, उनकी वीडियोस बनाकर इनकलाब लाने की कोशिश करो और ख़ुद सारे बाहर बैठे हैं और हमारे बच्चे और उनके वालिदैन रुल रहे हैं। सियासी गिद्ध और क्या होते हैं, ये सवाल उठाती हैं ज़रा बुखारी साहबा। और साथ में जो उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें वो जो गुफ्तगू दिखा रही हैं उसमें अज़हर माशवानी ऑफिशियल इनका एक मैसेज है, आलिया हमज़ा PTI एक मैसेज है और उसमें ये कहा जा रहा है, जी देखते हैं, एक मैसेज है कि देखते हैं फॉर्म 47 वाली हुकूमत कैसे आज स्टूडेंट्स को रोकती है, कैसे आज स्टूडेंट्स को रोकती है। जैसे अज़हर माशवानी कहते हैं कि सबको सबके टास्क का पता है, बस कोई लेट ना हो। फिर एक मैसेज है, जी शहबाज भाई एवरीथिंग इज़ अलाइंड, ऑलरेडी इन टच विद जर्नलिस्ट, यू विल सी टुडे। फिर आलिया हमज़ा का मैसेज है कि खुद आगे नहीं होना, स्टूडेंट्स को आगे करना है। अब ये अपेरेंटली इसकी जो ये जाली है, असली है, क्योंकि एक शेयर हुआ है फ्रॉम अ पब्लिक ऑफिस होल्डर, तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद अज़हर माशवानी कहते हैं कि लड़ाई की वीडियोस लाजी बनानी है और फिर बिल्कुल सबसे पहले कोर में आनी चाहिए ये वीडियोस। तो ये बाकायदा गुफ्तगू शनीद है व्हाट्सएप ग्रुप की जो सामने स्क्रीनशॉट की सूरत पे शेयर की गई है। इसके ऊपर कमेंट है अज़हर माशवानी का कि ये फेक है, ये फोटोशॉप्ड है। ये मैं आपको बता दूं कि जो क्लेम है इसमें जिनकी चैट दिखाई गई है मुबैना तौर पे एलिजिडली जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं अज़हर बुखारी साहब ने शेयर की है, अज़हर माशवानी कहते हैं कि दिस इज़ फेक
ये दुरुस्त नहीं है, ये असल पिक्चर, असल ऐसा कोई गुफ्तगू हमारी नहीं हुई है। लेकिन हुकूमत को ये कहते हैं जी मुसद्दक़ा इत्तलात है कि ऐसी साजिश की गई है। तो असल जो खिचड़ी सियासी पक रही है, जो सियासी दावपेच और मुलाकातों का सिलसिला जारी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुलाकातों पर मुलाकातें हो रही हैं पिछले कुछ दिन से, वो आईनी तरमीम के हवाले से। हमने देखा कि इससे पहले, सबसे पहले कराची में जब मौलाना फजल रहमान और बिलाल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई, उसमें बड़े हद तक ये कहा गया कि मामला तय पा चुके हैं। और उसी के बाद जाती उम्रा में नवाज शरीफ साहब भी इस मुलाकात में शामिल हुए, जिसमें दीगर क़यादत पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान की शामिल थी। और उसके बाद फिर एक और प्रेस टॉक हुई, लेकिन फिर रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की वहाँ आमद, बैरिस्टर गौहर और मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरा का पूरा नक्शा ही बदल डाला। और इस मुलाकात और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोबारा शुकूक व शुबहात ने जन्म लिया कि आखिरकार मौलाना फजल रहमान साहब इस आईनी तरमीम पर, इस मुसव्वदे पर माने भी हैं या उनके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। इस मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू करी वो क्या थी, ज़रा सुनते हैं। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम, उस पर मुशावरत का अमल जारी है और हमने पूरी फराख दिली के साथ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए हैं। जो पहला ड्राफ्ट हुकूमत की तरफ से हमारे पास आया था, हमने यकसर उसे मुस्तरद कर दिया था। हम आज भी उसको मुस्तरद करते हैं और अगर मुज़ाकरात किए जाते हैं इफ़हाम व तफ़हीम के साथ एक मुत्तफ़क़ा तरमीम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने खुशामदीद कहा है इसके लिए। मौलाना फजल रहमान साहब, इसमें इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफ़ी डिफरेंट थी उन प्रेस टॉक्स के बाद जो इससे पहले ख़ासतौर पर जाती उम्रा में हुई थी। फिर मुलाकातें इसके बाद भी हुई। हुकूमती जो साइड है वो अभी भी कॉन्फिडेंट है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने कमिटमेंट दिया आईनी मुसव्वदे पीपल्स पार्टी को, उस पर वो कायम रहेंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा जी कि अगर बदमाशी की गई तो हम भी बदमाशी करना जानते हैं। और जो अरकान गायब हो रहे हैं, इस तरह की जो उनके अहले खाना के हवाले से इत्तलात हैं, उसका भी तस्करा किया। वैसे गौर ने यहाँ पर मौजूद थे, उनकी तरफ से क्या पॉइंट रेस किए गए, ज़रा ये भी आपको सुनाते हैं कि उनकी प्रेस टॉक में क्या कहा गया। लेट्स से दिस। कोशिश करेंगे कि जो प्रपोजल आप आगे सबमिट करेंगे, हम एज अपोजिशन पार्टी आप ही के ड्राफ्ट के साथ आगे मिलकर के हम बढ़े। जब स्पेशल कमेटी में हम पहले दिन गए तो पहले दिन से जिस बात का तस्करा मौलाना साहब ने किया, पहले दिन से हम कमेटी के नोटिस में लेके आए कि जबकि एक तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कमेटी में बैठे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे जो MNAs है और हमारे सेनेटर्स है, उनको अगर आप हरास कर रहे हैं, फिर हम उस प्रोसेस में शरीक नहीं होंगे। ठीक है। और फिर बैरिस्टर गौहर की तरफ से यह एतराज़ात सामने आए और इस पूरी सूरत हाल पर हुकूमत भी यकीनी तौर पर और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नज़रें और सबकी नज़रें मरकूज़ हैं मौलाना फजल रहमान पर कि आखिरकार उनकी अगली सियासी चाल क्या होगी। मुसद्दिक मलिक साहब ने भी इस मुसव्वदे पर और इसकी जो इससे मुतवक्का जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं उसकी बेहतरी जो मुल्क में हो सकती है उस पर गुफ्तगू करी और क्या हुकूमती मौक़िफ़ दिया, ज़रा ये भी सुनाते हैं। लेट्स से दिस। आईनी तरमीम है, कंसेंसस से होगी। इस वजह से जितना भी वक्त लगे, इसमें कोई सुबकी नहीं है। क्या निगोशिएट करने में सुबकी है? क्या अपनी हलीफ जमातों और अपने हरीफ दोस्तों से बैठकर बात करने में और उनकी बात सुन लेने में और चीज़ों को बेहतर कर लेने में कोई सुबकी है? मुझे तो समझ नहीं आती। कुछ दिन पहले तक शायद मौलाना ने बयान दिया या किसी और ने बयान दिया कि ये तो पता नहीं काले डब्बे में से काला कोई कागज़ निकला, तो वो काला कागज़ पहले हरा हुआ फिर सफ़ेद हुआ, उस पर निगोशिएट किया, तो प्रोसेस चल रहा है ना। हम मौलाना की बात सुन रहे हैं, वो हमारी बात सुन रहे हैं, हम दोनों पीपल्स पार्टी की बात सुन रहे हैं, सारे ANP की बात सुन रहे हैं। PTI इनडायरेक्टली कम अज़ कम गुफ्तगू कर रही है। राजा साहब ने, सलमान अकरम राजा हमारे दोस्त हैं, उन्होंने परसों टेलीविजन प्रोग्राम पे कहा कि अब जो मुसव्वदा सामने आ रहा है, बज़ाहिर लगता है इस पे काम किया जा सकता है और इससे बेहतरी की गुंजाइश निकल सकती है। तो अगर मुल्क की बेहतरी मकसूद है तो इस तमाम सियासी दाव पेच पर सबकी नज़रें कि आखिरकार आईनी तरमीम और ये मुसव्वदा मंजूर होगा मुत्तफ़क़ा तौर पर, इस पर जो मुत्तफ़क़ा तौर पर जो कंसेंसस है वो आएगा या नहीं आएगा, सबकी नज़रें इस तरफ मरकूज़ हैं। इस पूरी सूरत हाल पर, ख़ास तौर पर होने वाले एहतजाज पर, बांग्लादेश मॉडल पर और जो तहरीक शुरू करने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई में इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? इन सबसे पर्दा उठाएंगे। एक ब्रेक के बाद आएंगे, बेस्ट आमिर हसन साहब पीपल्स पार्टी के साथ होंगे, फिर अब्दुल्ला गुल साहब भी होंगे मेरे साथ। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात, आखिरकार खिचड़ी पक क्या रही है, सियासी दाव पेच क्या कह रहे हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब के रीसेंट मूव्स, रीसेंट मीटिंग्स, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद जो उनकी टोन थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, उस पर उसने शुकूक व शुबात और दोबारा से PTI के जो फॉलोअर्स हैं उनमें एक दोबारा हवा भर दी है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, माहिर कानून भी मुमताज़। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, क्या मौलाना फजल रहमान साहब से जो पहली मीटिंग्स हुई जाती उम्रा में या कराची में, उसके बाद तो काफ़ी मुतमईन थे हम लोग और सब तकरीबन अफराद की, ये आईनी तरमीम और आप जो सियासी रहनुमा भी, कि उसका रास्ता काफ़ी स्मूथली अब जो ट्रांजिशन उसकी होगी, फिर ये अचानक क्या हुआ जो PTI के कैंप में वापसी हुई, क्या मामला हुआ ये आमिर साहब? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मौलाना साहब के साथ JUIF के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने और हमारी वफद ने जितनी भी मुलाकातें की, आपके सामने आके और प्रेस के सामने तमाम रहनुमाओं ने इत्तफाक राय का इजहार किया और ये खुशखबरी सुनाई गई कि ड्राफ्ट के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ड्राफ्ट के ऊपर इत्तफाक राय हो गया है। फिर लाहौर में मियां नवाज शरीफ के इशाइये के बाद भी मौलाना साहब ने यही बात की है और मुझे भी उम्मीद है कि जमातों का इत्तफाक राय हो चुका है। जहाँ तक बात रही PTI की, तो PTI का काम है पिछले एक दिहाई से कि जहाँ पे भी इत्तफाक राय हो वहाँ पे इन्होंने फसाद और फितना लेके पहुँच जाना होता है। जहाँ पे भी खैर की कोई काम हो वहाँ पे ये शर अपना फैलाने के लिए आ जाते हैं। वो फसाद फिल अर्ज़ इनका एजेंडा है और ये उसके ऊपर लगे हुए हैं। तो मौलाना साहब एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है और मुदब्बर रहनुमा है और उन्होंने अगर ऐलान किया है कि इत्तफाक राय हो गया है तो जाहिर है उनके पास अगर PTI वाले आ रहे हैं तो उनसे मिलना तो पड़ता है, लेकिन उम्मीद है कि ये आईनी तरमीम अब इंशाअल्लाह चंद दिन के अंदर हो जाएगी जिस पे इत्तफाक राय हो चुका है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये इत्तफाक राय कोई आज नहीं हुआ, ये तो एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया। अदरवाइज ये आईनी अदालत के ऊपर पहले हमने COD साइन किया, हमने और PMLN ने, फिर बाद में मौलाना साहब ने APDM के अंदर और तहरीक इंसाफ और PTI के चेयरमैन इमरान खान ने भी APDM के अंदर इस पे इत्तफाक किया था, इसे सपोर्ट किया था। उसके बाद अगर आज आप PTI का मंशूर उठा के देखें तो आज भी उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जजों का तकर्रुर कैसे होगा, एक पार्लियामेंट्री कमेटी होगी और नुमाइंदे होंगे वुकला के, यही बात हम तरमीम में लेके आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो अपना मंशूर भी भूले हुए हैं, अपने कमिटमेंट्स भी भूले हुए हैं, क्योंकि उन्हें इत्तफाक राय और पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी सूट ही नहीं करती है। वो तो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते हैं। लेकिन ये बताएं हमें सब जो मौलाना साहब हैं, इसका मतलब ये है कि मौलाना साहब ने जो कमिटमेंट आपके साथ की है और जो उसके बाद उन्होंने अलग ऐलान, उसका ऐलान भी कर दिया है, देन देयर इज नो रूम कि वो उसको वापस उससे जाएं। लेकिन फिर वो क्या ये इज ही ट्राइंग टू बेसिकली PTI को अपने साथ करना चाह रहे हैं कि PTI को अपनी कमांड में ले लें, उनको अथॉरिटी में लें, या फिर वो अपनी पार्टी के अंदर उठने वाली आवाज़ों को खामोश करने के लिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं जो PTI के साथ उन्होंने दिए कि बदमाशी करोगे तो हम भी बदमाशी करेंगे? कहीं ना कहीं किसी को तो वो एड्रेस कर रहे हैं ना जब वो इस तरह की टॉक कर रहे हैं। आपकी पॉलिटिकल सेंस क्या कहती है इस बारे में सर? देखिए, मौलाना की पार्टी के अंदर तो उनका कंट्रोल है और वहाँ पे नहीं ऐसा लगता। शिकायत अगर होंगी भी तो दूसरी तरफ से बताया जाता है कि बड़ा जुल्म हो रहा है, मेंबर्स उठाए जा रहे हैं, ये नतीरा है PTI का। और उसके ऊपर अगर साथ कोई आके शिकायत लेके आया हो कि हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, अगर लोगों को उठाया जा रहा है तो ये सारे कौन खड़े हुए हैं? इनमें से तो कोई नहीं उठाया गया। हालांकि सब बदजुबानी तो ये सारे करते हैं जो मौलाना के साथ खड़े हैं। इनमें से कोई एक शख्स भी बताएं जो रिजनेबल बात करता हो, जो अच्छे तरीके से असेंबली के अंदर गुफ्तगू करता हो, तो इन्हें तो किसी ने नहीं उठाया, इन्हें तो किसी ने धमकी नहीं दी। तो मौलाना साहब जाहिर है जब ऐसी बात आती है तो उस पर मौलाना साहब को कुछ कहना पड़ता है। अदरवाइज मेरी जो उम्मीद है और मुझे यकीन है, मौलाना साहब एक मुदब्बर रहनुमा है, कैसे हो सकता है कि वो अपनी कही हुई बात से पीछे हटे? इत्तफाक राय हो चुका है, इत्तफाक राय के ऊपर बात की जा चुकी है। गौहर साहब ने कहा कि 7 अरकान जो हुकूमती हैं वो भी हमारे साथ मिले हुए हैं। कल उनका बयान आया था, ये बड़ा मशहूर, और अपने अरकान पे भी उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस कहा कि सब हमारे साथ खड़े हैं और आखिरी जान के आखिरी लम्हे तक खड़े हैं हमारे। तो ये बात क्या 7 अरकान की जो है जो उन्होंने फिक्र दी? अच्छी बात है। अगर ये समझ रहे हैं कि 7 अरकान हुकूमत के इनके साथ खड़े हैं तो आईनी तरमीम में पता चल जाएगा। तो फिर ये इस चीज़ को भी सपोर्ट कर रहे हैं
कि अगर इन्हें हिमायत हुकूमत के 7 अरकान कर दें तो वो ठीक है, तो अगर इनके कोई 70 अरकान हुकूमत को हिमायत कर दें तो फिर वो भी ठीक है। तो देखा जाएगा, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है, ये चीज तो ये मान रहे हैं ना कि आईनी तरमीम के ऊपर अपने ज़मीर के ऊपर वोट दिया जा सकता है। लेकिन ये बात तो है आमिर साहब कि आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग मौलाना और बिलावल की जो कराची में थी, और आप तो कह रहे हैं बहुत पहले से इत्तेफाक था, लेकिन जो मीटिंग्स बार बार हो रही हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसे नुकात हैं जिनके ऊपर शायद एतराज़ है, जिस वजह से एक मुलाकात, 2 मुलाकात, फिर उसके बाद फिर मुलाकात रात गए, और फिर अब फिर कहा जा रहा है कि इतवार तक शायद मनाने की कोशिश की जाएगी। तो कहीं ना कहीं तो मौलाना की किसी बात पर मामला फंसा हुआ है ना, इसका मतलब आमिर साहब? देखिए इस्फान भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि इत्तफाक राय हो जाता है सही, लेकिन ये जो फितना घर है इन्होंने बड़ी मुसीबत फैलाई हुई है। ये नहीं से नहीं, अब आपको पता है कि होता शर ही स्ट्रांग है, खैर इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितना शर स्ट्रांग होता है, वो तो पूरा आके घेरे में ले लेता है। तो ये जो शर है, इन्होंने ना सिर्फ मुल्क को, अच्छे खासे लीडर्स को, और इतने ये बेशर्म है कि फिर इन्हें शर्म भी नहीं आती कि अगर कोई पॉजिटिव चीज हो रही है तो उसे हो लेने दें। हमने तो इन्हें स्पेशल कमेटी में बिठाया है, अच्छा आईनी तरामीम भी वो हैं जो इनके मंशूर के अंदर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बार बार मुलाकातों का सिलसिला इसलिए होता है कि शर बड़ा मुतहरक है। ये फितने इस वक्त बहुत फैले हुए हैं, इनकी फितना गरी अरूज के ऊपर है, और इनका काम ही ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छा काम नहीं होने देना। ये पार्लियामेंट के अंदर लोगों के हकूक के ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे, उसके ऊपर कानून साजी नहीं करने देंगे, कोई आईनी तरमीम नहीं करने देंगे। इनका काम है मछली मंडी, इनका काम है। लेकिन आमिर साहब ये मुझे बताएं कि आई हैव नो डाउट ऑन दिस के फितनागरी और ये जो इंतशार वाली सियासत है इनकी, लेकिन सर हु इज रनिंग द शो नाउ? क्योंकि बानी पीटीआई की एक्सेस है नहीं लीडर्स के साथ, और सिंस मेनी डेज नहीं है, 6 अक्टूबर से गालिबन उन्होंने कैद तनाई में है, और उनकी अहलिया वो भी, फिर उसके बाद उनकी बहनें भी 2 हो गई गिरफ्तार, फैज़ नेटवर्क भी पकड़ा गया, वो भी अंदर चले गए। अब अगर ये फितनागरी हो रही है या बीच में जो आईनी तरमीम को सबोताज कर रहे हैं, तो हु इज रनिंग द शो? ये कौन? क्या बैरिस्टर गौहर कर रही है जिनकी अपनी क़यादत उन पर एतबार नहीं कर रही है, अपनी बहन इमरान खान की कह रही है कि वो उन पर एतबार नहीं करती? कौन कर रहा है फिर ये सब कुछ जो अब हो रहा है? देखिए ये सारे इतने ट्रेंड तो हो चुके हैं, ये कौन से बड़े जबरदस्त हो गए। फितना गरी की ट्रेनिंग लेके तो सब आए हैं, किसी को 20 साल की ट्रेनिंग है, किसी को 10 साल की ट्रेनिंग है, और शरारत की ट्रेनिंग तो एक लम्हे की काफ़ी होती है। शरारती होने के लिए तो कोई इतनी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो शर जिसके अंदर आ जाए तो फिर वो खुद भी शर फैलाने लगता है, और वही हाल है कि ये अब शर फैला रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जेल के अंदर से, मैं एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी और कानून के शोबे से हूँ, मैं अभी भी समझता हूँ कि कोई ना कोई चैनल ऐसा होगा, कोई मोबाइल, कोई राब्ता ज़रूर होगा, क्योंकि कोई इतना सख्ती होती नहीं है ये जेलों के अंदर हमारे जो मामलात रहते हैं। तो मैं उससे भी ये बाइदस क्यास नहीं है कि कहीं ना कहीं उधर से भी फितनागरी का अमल अभी तक जारी हो, पैगाम रसानी हो। अच्छा, ये फितनागरी जो है ये खासतौर पे लाहौर के हालात, पंजाब के हालात मजमूई तौर पे बिलखुसूस हमने देखा, जो पंजाब कॉलेज वाला मामला हुआ, तो इस पर बड़े शुकूक व शुबात हुकूमत की तरफ से ज़राए ने यही बताया कि हुकूमती के ये पूरा बांग्लादेश जैसी एक पूरी जो पूरा कोशिश थी कि यहाँ पर किया जाए, और कॉलेजेस आज बंद हुए। क्या आप समझते हैं ये भी इसके इस पूरे मामले के पीछे भी कहीं ना कहीं यही सारे सिरे मिलते हैं? देखिए यही तो मैं मुकम्मल बात बता रहा हूँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि जिसके बारे में ये शोर था वो वाकया हुआ ही नहीं है। कोई ना वालिदैन सामने आए हैं, ना कोई बच्ची सामने आई है, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। आप बताएं आजकल के दौर में ऐसे हो सकता है कि जब सब कुछ छुपा लिया जाए? और ये एक मखसूस एजेंडा है, और ये आज से नहीं है। बड़ी कोशिश की गई है इस्लामाबाद में हमलावर होने की, एक सूबे के वसाइल लेके हमलावर होने की, पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी फितना अंगेजियां करने की। फिर पिछले चंद दिन के जी अडयाला से एक हाई प्रोफाइल किसी की लाश चली गई है, कोई डेड बॉडी है, कोई फलां है, तो किसी तरह बड़ी कोशिश की जा रही है। फिर वो शोर मचा था कि गड्डापुर को मार दिया गया है, अगवा कर दिया गया है, उसकी जान को खतरा है, और उसने कहा जी मैं तो रात को उधर KPK हाउस में छुपा हुआ था। तो ये जो फितनागर हैं, शैतान है, क्योंकि इनके हाथ में ये इस वक्त सोशल मीडिया का टूल तो है, इससे तो कोई भी सर पे नजर नहीं कर सकता। आज आप सोशल मीडिया के ऊपर आप जाके पॉजिटिव बात भी करें जो कि इन्हें कबूल ना हो, तो ये कोई पॉजिटिव अंदाज में बात नहीं करते, गालम गलोच करते हैं।
हमारे ट्विटर अकाउंट्स, हमारे फेसबुक अकाउंट्स इनकी गालियों से भरे हुए हैं। और अब तो हम आदी हो गए हैं, इन्हें जवाब नहीं देते क्योंकि इनके पास है ही गालम गलोच, फितनागरी। तो मैं ये समझता हूँ कि उसी फितनागरी को पंजाब की सूरत हाल हो या आज सियासी सूरत हाल ऊपर वाले लेवल पे हो, जब भी ये देखते, देखिए अगर आपको पता चल जाए कि मौलाना साहब ने फैसला कर लिया है, इत्तफाक राय का क़यादत के सामने ऐलान कर दिया है, फिर डेलीगेशन का उनके पास जाने का क्या तुक बनता है इनका, अपोजिशन का और पीटीआई का। तो इसका मतलब है कि ये जाते हैं फिर फितनागरी करते हैं। हमने इन्हें स्पेशल कमेटी में बिठा के, देखिए मुल्क को जरूरत है आईनी तरमीम की, मुल्क को जरूरत है पाकिस्तान के अंदर जुडिशल रिफॉर्म्स की, मुल्क को दूसरी रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, भले वो इकोनॉमी में रिफॉर्म्स हो, आपके दूसरे ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स हो, आपके एक पूरा रिफॉर्म्स चाहिए मुल्क के अंदर, एजुकेशनल सिस्टम में, हेल्थ सिस्टम में, लेकिन ये करने को कुछ भी तैयार नहीं है। इवन ये अभी जुडिशल रिफॉर्म्स वक्त की जरूरत है। हम इफ्तिखार चौधरी के बाद से ऐसे चीफ जस्टिस को भुगत रहे हैं जो इंसाफ के निज़ाम को ठीक नहीं करता, लेकिन वो डैम बनाने लगता है, वो वजीर आजम को नायल करने लगता है, वो असेंबली खत्म करने लगता है। और अब भी इनकी कोशिश है कि कोई ऐसा चीफ जस्टिस आए जो असेंबली को खत्म करे और इन्हें गुड टू सी यू कह के और इन्हें इक्तदार के ऊपर बिठा दे। तो ये सारी फितनागिरी इसके लिए हो रही है। और गवर्नमेंट भी चाहती है कि आइन की बालादस्ती लेके आए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी लेके आए, उसके लिए एक आइनी तरामीम को ऐसा किया जाए इस्तेहकाम कि वो जो वकला तहरीक के बाद आमरीत आई है जजों की, वो जो एक फर्द एक शख्स, कभी इफ्तिखार चौधरी की शक्ल में, कभी वो साकिब निसार की शक्ल में, खोसा की शक्ल में, बंदियाल की शक्ल में आके बैठ के मुल्क के इदारों को यरगमाल बना लेता है और वो आके मुल्क के सदर को हवाले करना चाहता है, स्विट्जरलैंड के मुल्क के वजीर आजम को वो डिस्क्वालीफाई करता है, असेंबली को खत्म करता है, डैम के लिए फंड इकट्ठा करता है, और फिर पता चलता है कि इनके बेटे करप्शन में मुलव्विस है और जजेस ये अपनी मर्जी के भर्ती करते हैं, अपने बेटे, अपने दामाद, अपने चैम्बर के लोग। तो अब अगर इसे रोकना है तो फितनागरी अरूज पे अपनी अपनी जगह, लेकिन आप बिल्कुल, ये मैं आपको तसल्ली देता हूँ कि ये चंद दिन का खेल है। नहीं, लेकिन ये भी है कि रीसेंट एपिसोड जो था आमिर साहब, ये जो एससीओ वाला हुआ, सब हुआ, उसके बाद ये टूट के बिखर गए। और मेरा नहीं ख्याल कि अब दावों में इतनी जान है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि मुलाकात कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान से बार बार जाकर, ये सिलसिला जारी है। देखिए इसके नताइज कब तक आपको लगता है कि आप 100% यू विल बी श्योर कि नहीं जी हम पास करने के लिए हमें एश्योरेंस है वी विल सेल थ्रू आराम से, संडे तक हो जाएगा, क्या लगता है? हमें गवर्नमेंट बड़ी देर से कह चुकी है कि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी कंप्लीट है पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अब मौलाना को और मौलाना की वसातत से अगर पीटीआई आना चाहती है तो हम लेके आना चाहते हैं, लेकिन अगर ये कोशिश करेंगे और खराबी करेंगे, इसके बावजूद भी अरकान पूरे हैं और आपको ये पता चल जाएगा। मैं विद इन फ्यू डेज कह रहा हूँ और आप देखेंगे कि आईनी तरमीम आ रही है, आईनी तरमीम हो रही है। और जैसे चिराग बुझने से पहले तो जरा लो ज्यादा तेज होती है और टिमटिमाता है, ये वही हाल है अब इनका। तो ये वो कर रहे हैं, अब इनके नेक्सेस खत्म हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो अब इनकी कोशिश है कि पॉलिटिकल फोर्सेस में कुछ ऐसे लोग जिनकी कोई रिजर्वेशन हो या जिनमें कोई सेंस ऑफ बेरीवमेंट हो, भले वो बलूचिस्तान के चंद लोग हों या कोई और सियासी जमातें हों, उन्हें साथ में ला के तो अपना खेल खेला जाए। लेकिन सियासी अजहान जितने भी हैं वो ये जानते हैं कि ये फितनागर कौन है और ये क्या चाहता है। तो इंशाल्लाह सेनेटी ही प्रिवेल करेगी और विद इन फ्यू डेज आईनी तरमीम भी आएगी, मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। पहले भी आई है, महंगाई में कमी आई है, बहुत से हालात बेहतर हुए हैं। ये मुल्क को डिफॉल्ट करना चाहते थे, श्रीलंका बनाना चाहते थे, मुल्क में नारकी लेके आना चाहते थे, इदारों की जंग करवाना चाहते थे, वो सारे काम नहीं हुए हैं। ये अमेरिका से करारदादें पास करा के जिसका साइफर लहराते थे, अब उसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इमदाद बंद करो और पाकिस्तान के बारे में जो ये जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अब इनकी उसके ऊपर सारी ये रुकावटें हो चुकी हैं। तो अब ये आखिरी काम है, इंशाल्लाह ताला ये भी दरवाजा बंद हो जाएगा कि अदालत सिर्फ लोगों को इंसाफ देगी, अदालत ना हुकूमत बनाएगी और ना हुकूमत तोड़ेगी। ना अदालत आईनी तरमीम कर सकती है, ना अदालत कानून साजी कर सकती है। इंशाल्लाह इस्तेहकाम की तरफ सफर होगा। आमिर साहब, हमारी दुआ है अमन सलामती इस्तेहकाम पाकिस्तान को नसीब हो, सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम नसीब हो। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ब्रेक के बाद जो पंजाब में वाक़यात हुए हैं और क्या बांग्लादेश जैसी सूरत हाल करने की कोशिश है, पीटीआई का इसके पीछे है, ये सवाल उठाएंगे। हमारे साथ एक और मेहमान होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, कुछ अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं और ख़ास तौर पर जो हालिया एक हमने एहतजाज की सूरत हाल देखी पंजाब में, जिसमें स्टूडेंट्स की तरफ से एहतजाज हुआ और इस पर शुबहात का इजहार यही किया गया हुकूमती ज़राए की जानिब से कि ये एक बहुत बड़ा एक पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से बांग्लादेश जैसे हालात क्रिएट करने की कोशिश है। इस पर प्रोग्राम के हिस्से में गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब सीनियर इस पर चेयरमैन अवामी पाकिस्तान नौजवान तहरीक हैं और हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजनिकार के तौर पर। अब्दुल्ला गुल साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तहरीक जवान पाकिस्तान के आप चेयरमैन हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो एहतजाज हो रहा है पंजाब में, क्या इसके पीछे भी कोई साजिश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शैफान साहब। आजकल तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की किसी भी चीज़ के ऊपर हम जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोवर्शियल भी कर लेते हैं और उसके अंदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो ज़रूर निकाल लेते हैं। मेरा ख्याल है कि यकीनन इस एंगल से भी ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये एंगल भी आप इसको बिल्कुल आप जिससे इससे रूगर्दानी नहीं कर सकते, इससे आप चश्मपोशी नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि एक वाक़या होता है वो अच्छा या बुरा जो भी है, लेकिन कुछ उसकी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। जैसे कि मेरे ख्याल है कि जैसे अभी आज जो ये छुट्टी दी गई, इस छुट्टी देने के बजाय बेहतर ये था कि एक अदालती कमीशन कायम कर लेते और उसका, क्योंकि ऐसा कमीशन कायम होते रहते हैं और ख़ास तौर पे जब मामलात पाकिस्तान में यूथ के हवाले हों, जहां तकरीबन आबादी का 68% 30 उम्र से कम है, तो फिर उसमें एक अदालती कमीशन बनाने में कोई मज़ायका नहीं था। पहली बात है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर बहुत सारे बच्चे गिरफ्तार भी हुए और बहुत सारा वेंडलिज्म हुआ, बहुत ज़्यादा आगें लगाई गई, तोड़ फोड़ हुआ, जो कि यकीनन आपके सवाल की तरफ इशारा करता है कि क्या ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई। तीसरी बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ वो तो एक जो गद्दार था, एक खातून गद्दार थी, एक जो अवाम की कातिल थी, मुजरिम थी, वो उसको जो है वो उन्होंने बाहर निकालने के लिए, उसको मुल्क से निकालने के लिए, उसको इक़्तिदार से उससे छुटकारा हासिल करने के लिए किया गया था। जबकि पाकिस्तान के अंदर हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जब ऐसा कोई आर्सन होता है, कोई आग लगाई जाती है, लड़ाई झगड़ा तोड़ फोड़ होती है, तो लगता यह है कि एक आदमी को जो कि मुजरिम है अदालती तौर पर, उसको बहाल कराने की कोशिश की जा रही है। ये एक फ़र्क है। इसलिए वहाँ एक गद्दार को निकालने के लिए और यहाँ लाने के लिए बात हो रही है, ये बात। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर जो एक मकसद था वो एक बरतर मकसद था, लेकिन यहाँ भी जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं भी एक ख़ास मखसूस तहरीक के हवाले से बात नहीं कर रहे। वो बात कर रहे हैं कि देखिए ना, अब जैसे वाक़या होता है गुलबर्ग में, कैंपस नंबर 10 में, लाहौर गुलबर्ग में, उसकी जो रिपोर्ट होती है वो पुलिस स्टेशन डिफेंस के अंदर जो है वो आती है। अब ये बातें जो हैं वो शकूक पे डालती हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिनिस्टर साहब हैं पंजाब के तालीम के, वो ये बोल रहे हैं कि जनाब ऐसा वाक़या हुआ। पहली बात यह है, चले उन्होंने बाद में उसके ऊपर रजू भी कर लिया और कह दिया कि नहीं वो गलत फहमी थी या मुगालता था, जो भी था। लेकिन क्या ऐसा कोई काम करने के बाद जिसके ऊपर उनकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने सख्त तरीन मौक़िफ़ इख्तियार किया और बल्कि लफ्ज़ बोला कि मैं छोड़ूंगी नहीं, तो मेरा ख्याल है कि चैरिटी बिगिन एट होम, अपने घर से शुरू करना चाहिए। अगर एक गैर जिम्मेदारा बयान दिया जिसके नतीजे के अंदर सैकड़ों बच्चे जो है वो गिरफ्तार भी हुए, पुलिस वालों को जख्मी भी किया गया, मुल्क का अमन व अमान भी तबाह हुआ, दफ़ा 144 का नफाज पूरे पंजाब में है आज और कल के लिए, और छुट्टी भी दे दी गई तालीमी इदारों की, जबकि बच्चों के इम्तिहानात जो है उनको भी मुअत्तल किया गया। तो ये सारी बातें जो है वो उन मिनिस्टर साहब की वजह से हुआ। उन मिनिस्टर साहब को सैक क्यों नहीं किया गया? तीसरी चीज है उस बच्ची का सामने आना। ठीक है, अच्छा ये बताएं अब्दुल्ला गुल साहब, ये सारे सवाल अहम तरीन है, ये बताएं सर कि ये जो आपने एक बात की कि जो एहतजाज हैं ये दरअसल जो वहाँ पर तो एक किसी को हटाने के लिए था, यहाँ किसी को लाने के लिए है। अब कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स भी आए हैं सामने, पंजाब के कुछ मिनिस्टर से शेयर भी किए हैं, अपने एक्स के ऊपर पोस्ट किए हैं, जिसमें वाज़े तौर पर इशारे मिल रहे हैं कि पीटीआई के लीडरशिप के अजहर माशवानी या दीगर अफराद जो हैं
वो ये कह रहे हैं जी कि स्टूडेंट्स को आड़ बनाकर हम, आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि जो सस्पेशन हैं वो दूर होने चाहिए, उसके लिए तहक़ीक़ात होनी चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स को आड़ बनाकर अपने सियासी मकासद का हुसूल, जो सियासी मकासद हरगिज़ हमने देखा है कि मुल्की मफाद के खिलाफ थे। SCO कॉन्फ्रेंस हमने देखा कि किस तरह से एहतजाज करके सबोताज करने की कोशिश की गई थी। तो उसको सामने रखते हुए आपको लगता नहीं कि लिंक्स अगर हैं तो दे शुड ऑल्सो बी इन्वेस्टिगेटेड, कि इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा कहीं स्टूडेंट्स को? देखिए, स्टूडेंट्स को तो जो है वो हर बार इस्तेमाल किया जाता है, ये आज की बात नहीं है। क्या मादी के अंदर नहीं हुआ? जब भुट्टो साहब का जमाना था तो आपको याद होगा कि रावलपिंडी के, आपको कैसे याद होगा, ना मुझे याद है ना आपको, हमारी उम्र ऐसी नहीं थी, आप तो बहरहाल काफी छोटे होंगे या पैदा ही नहीं हुए होंगे, लेकिन मकसद ये है कि उस टाइम के हालात जो थे वो ऐसे नहीं थे। उसके जो स्टूडेंट्स थे, रावलपिंडी में एक स्टूडेंट के साथ वाकया हो गया था और बस उसके बाद फिर वैगन से उतार दिया गया था और उसके बाद फिर जो है मामला आगे बढ़ता चला गया। और आप देख लें कि लाहौर से इसका दायरा कार शुरू होता है, इसको सियासी सपोर्ट तो हासिल है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इसमें कहीं ना कहीं सियासतदान जो है वो प्ले अराउंड कर रहे हैं। क्योंकि अब अगर कड़ियां मिलाना शुरू कर दें, वजीर आजम आते हैं मलेशिया के, हम यहाँ एहतजाज करते हैं, क्या पैगाम देते हैं हम? और ये वो मलेशिया है जहाँ महातीर मोहम्मद की जो अहलियाँ हैं वो बड़ी बुजुर्ग खातून है, बहुत अच्छी खातून है। उन्होंने हमारे वजीर आजम का, पाकिस्तान के वजीर आजम का हाथ कहा कि मैं पकड़ सकती हूँ, यानी कि ये मोहब्बत के जज्बात थे। कम अज कम उसी की ही हया रख लिया जाती तो बेहतर था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर 15 तारीख को जब SCO का समिट हो रहा है तो हम जो है वो मुजाहरा करने के लिए तैयार बैठे हैं और आखिरी खबरें जो थी उनके आने तक का पता ही नहीं था। गोमगों की कैफियत थी कि ये एहतजाज हो रहा है या नहीं। बहरहाल उन्होंने मौखर किया, ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन अगर ऐसी कोई भी सूरत हाल हो तो बेहतर यह था कि बच्चों को समझाया जाता कि देखो आपके मुतालबात थे। देखिए, मैं तहरीक जवानान पाकिस्तान का सरबराह हूं और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जवानों के लिए स्टांस लूं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमें ये मौकफ रखना चाहिए था कि जी बच्ची का मेडिकल कराया जाए, उसको सामने लाया जाए, उसको गशी के दौरे क्यों पड़ रहे थे। और इसी तरीके से कभी कहा जा रहा था कि उसको चोट पांव में आई है, कभी कहते थे कि औंधे मुंह के बल गिर गई, कभी कहते थे कमर में तकलीफ आई है। जो भी था, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई इसमें हकीकत भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, सही है, नहीं भी हो सकती। और लेकिन ये आप कह रहे हैं कि ये क्लैरिटी आनी चाहिए, सड़कों पे थी जी, ये क्लैरिटी आनी चाहिए। दूसरी ये क्लैरिटी भी आनी चाहिए कि सियासतदान इनको इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। एक और अहम बात, इससे पहले कि सेगमेंट इख्तिताम में पहुंचे, अब्दुल्ला गुल साहब, मौलाना फजल रहमान साहब के जो मूव्स हैं रिसेंटली, और वो जो जिस तरह की उनकी मीटिंग्स हुई हैं रिसेंटली, अब पै दर पै, यानी हमने देखा है कुछ देर के वक्फे के साथ रात गए तक उनकी, कल भी एक रात मिडनाइट हम कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो जिसमें PTI शामिल थी, और उसके बाद भी कुछ मुलाकात हुई, उससे पहले भी मुलाकात हुई, कभी हुकूमती वक्त, कभी PTI का वक्त, कभी एशाइया, कभी कुछ। तो क्या किस रुख पर जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब को लगता है? सैफान खान साहब, देखें, पहले आपको मैं पिछले सवाल का एक छोटा सा नुक्ता दे दूं कि अगर ये हम सारी बच्चों के मुतल्लिक जो था, जो भी उनका इजहार राय था, गलत है ना, कोई बात नहीं, गलत भी हो जाते हैं, तो फिर हमारा काम था कि सामने रख देते, उसमें कोई एम्बिगिटी ना रखते, उसमें कोई डार्क एरिया ना छोड़ते। मैं नहीं कह रहा कि ये दानिस्ता है, गैर दानिस्ता भी हो सकता है, लेकिन अगर ये गैर दानिस्ता था तो इसको अभी भी अमल कर लें तो मेरे ख्याल में ये मामलात रुक जाएंगे और कोई भी सियासतदान समेत PTI किसी को इस्तेमाल न करे, चाहे वो अवाम पाकिस्तान हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो पाकिस्तान के। अब आ जाते हैं मौलाना के ऊपर। देखिए, मौलाना फजल रहमान का जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान ने एक स्टांस लिया हुआ था, और खास तौर पे जो फैसले थे 6 जनवरी के और 24 जुलाई के 2024 में, जो कि मुबारक खानी केस का हुआ, उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट थी वो काजी फायज ईसा साहब के, तो जाहिर है अवाम में एक बड़ा शदीद रद्द अमल पाया गया। और आपने देखा, मैं खुद उसमें शामिल था, मीनारे पाकिस्तान में हमने एक तारीख साज जलसा किया, मैंने भी वहां स्पीच की। सबसे अहम जो बात थी उसके अंदर वो ये था कि मौलाना को अवाम की सपोर्ट आई इस बात पे कि वो उन्होंने एंटी काजी फायज ईसा स्टांस लिया। लेकिन अब मौलाना की पार्टी के अंदर जो है, अगर वो हुकूमत के साथ इस तरमीमी बिल जिसके अंदर खास तौर पे अगर काजी फायज ईसा के हवाले से या अदालत के हवाले से कोई जरा नरम रवैया इख्तियार किया जा रहा है, तो फिर उसके अंदर जो है वो मामलात जो है उनकी अपनी पार्टी के
अंदर जो है वो इस टाइम पे एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनता जा रहा है और मौलाना इस दबाव का शिकार हो गए हैं। और ये मौलाना मेरे ख्याल में ज़ीरक सियासतदान है, आपको पता है मेरा उनके साथ ताल्लुक वास्ता भी है। मैं नहीं समझता कि मौलाना कोई भी गैर दानिशमंदाना इकदाम जो कि अवाम की जो सोच और फिक्र है उसके बरक्स हो वो करेंगे। इसीलिए हुकूमत जो थी कल तक, आपको याद है एक दफा पहले भी बड़ी जो है वो खुल के मैदान में आई और फिर कल भी यही था कि शायद कल सारा मामला जो है वो निपट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हुकूमत जो है उसको मौलाना की तरफ से वो बागो बहार नजर नहीं आ रही जो कि जिसका मौलाना ने उनको शायद इंदिया दिया, क्योंकि मौलाना को भी ये बात नहीं मालूम थी कि उनकी पार्टी के अंदर जो है इस पे शिद्दत से इख्तलाफ राय पाया जाता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हुकूमत जो है कुछ ऐसे अवामिल के अंदर सामने नजर आती है जिसका इजहार कामरान मुर्तजा ने कल स्पीच में किया और इसी तरीके से एक और सेनेटर साहिबा ने, नसीम गालिबन उनका नाम है, उन्होंने भी ये किया। तो वो सब एक इस्तीफा देने के लिए बैठे हुए हैं। तो यहां तक अगर बात आ गई है तो मौलाना के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहरहाल मौलाना को दो जगह जो है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बलूचिस्तान जहां से उनको ताकत आती है और जहां से उनको पब्लिक सपोर्ट हासिल है, जहां से वो हमेशा जीतते रहे हैं और माजी में हुकूमत भी बनाते रहे हैं। दूसरी जानिब जो है वो है खैबर पख्तूनख्वा जो कि इस टाइम पे पीटीआई के हाथ के अंदर मौजूद है। अब अगर वो पीटीआई में जहां मौलाना का अपना घर मौजूद है, अगर उस सूबे में मौलाना कमजोर पड़ते हैं और खास तौर पे अली अमीन गंडापुर जिनकी वजह से मौलाना हारे थे और उसके बाद वो यहाँ आज बैठे हुए हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि मौलाना को पीटीआई से जो है वो कुछ मिल सकता है। वफाक के अंदर ज्यादा से ज्यादा वो क्या ले लेंगे, कोई आपका क्या ख्याल है, सेनेटरशिप मिल जाएगी, तो उनको बेनिफिट वहां नजर आ रहा है, या फिर उनको जो है वो कोई वफाकी वजारत जो है वो इस किस्म की या कश्मीर कमेटी का मामला कोई दे दिया जाएगा। तो ये मौलाना को इससे कोई हासिल नहीं होगा। वफाक की सतह पे उनको जो कुछ लेना है सूबों से लेना है। दूसरी तरफ जो है वो जाहिर है वो जो ऑड्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं और जो इवेंट्स हैं वो मेरे ख्याल में उनकी नंबर कम है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जो है जी प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना तज्जिया इस पूरी सूरत हाल पे दिया। नाज़रीन, फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल एंड एक्स। आपके सामने तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहेगा अब तक।